Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं अपना जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स 3.2 और इस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप 1.2 2.2 उठा के देखोगे और उसके बाद जो एग्जामिनेशन हुए हैं एनटीपीसी का हो या सीजीएल का हो, आपका 2022 प्री हो मेंस हो, सब उठा के देख लेना। सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा इस सीरीज से, ठीक है। और अब हम इस सीरीज को कवर कर रहे हैं सो दैट अपने आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, जो 2023 का सीजीएल हो गया, इससे एसोसिएटेड 2023 के जो भी एग्जाम हो गए, उनमें आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और अभी मैंने आपके 2022 जो सीजीएल मेंस हुआ था उसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट हो सकते हैं, उसके आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको कवर करने लग रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अपने पास टाइम है नहीं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि कई बच्चों को लगता है कि अभी ना क्या चल रहा है यूट्यूब पे, अभी भी बहुत से लोग आपको वही पढ़ा रहे हैं कि अकबर के पिताजी बाबर थे, अकबर के पिताजी हुमायूं थे, हुमायूं के पिताजी बाबर थे, है ना। तो क्या ये कहानी आपके एग्जाम में अब आ भी रही है? आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, पिछले 3-4 दिन से मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे किसके हैं? सीजीएल मेंस के ही है ना। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है तो उसमें क्या ये सब चीज़ें आ भी रही हैं जो पहले आया करती थी? अगर मैं आपको ये कराऊंगा आपको बहुत खुशी होगी, अरे ये तो मुझे भी आता है, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, लेकिन उससे होना करना कुछ नहीं है। और मेरे क्वेश्चन रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना, अगर आप उसको समझोगे नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होंगे। सब बोलते हैं कि सर जी के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार रिपीट होते हैं। मेरी सीरीज से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम आसपास की सारी चीजों को कर लेते हैं तो क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपका सीजीएल 22 मेंस में आया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अटल पेंशन योजना स्कीम को लेकर के, जो कि 2022 में किया गया। अभी क्या हुआ, 22 में एक छोटा सा चेंज किया गया और आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि भैया बताओ कौन सा ऐसा चेंज किया गया है 2022 में, और ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, अपना अटल पेंशन योजना को एटलीस्ट अभी तो पूरा देख लेते हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करके रखना है। अभी ना क्लीन एनर्जी को लेके बहुत सी स्कीम्स अपनी लॉन्च हुई हैं, बजट में जो भी स्कीम्स लॉन्च होती हैं उनके बारे में अब आपको सिर्फ यही याद नहीं रखना कि किससे एसोसिएटेड है, उसके बारे में अब देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी हो रही है कि वो आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है। दैट मीन्स आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अटल पेंशन योजना क्या है, कब लॉन्च हुई, कैसे क्या हुआ इसके अंदर। और ऐसी यही एक स्कीम नहीं है, कम से कम ऐसी 15 से 20 स्कीम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली इससे रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा हो तो मैं कोशिश करूंगा या तो ये वेबसाइट पर डलवा दूं इनकी जो भी डिटेलिंग होगी, या फिर जो भी रहता है आगे कोई सेशन ही डाल दूंगा। तो जो भी जैसा भी होता है देखते हैं आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा। हाँ, अब देखो अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। अटल पेंशन योजना अपनी लॉन्च कब हुई? तो ये देखो लॉन्च हुई थी ऑफिशियली आपका 9 मई 2015 को, ठीक। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। और अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले, आया हुआ क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना कौन से बजट में, कौन से ईयर के बजट में जो है इसको अनाउंस किया गया था, तो ये 2015 के ही बजट में आपका लॉन्च की गई थी। उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने क्या नाम है, जेटली साहब, ठीक है। तो अरुण जेटली जी ने जो है इसको अपने बजट में जिक्र किया था इस स्कीम का, और ऑफिशियली ये लॉन्च हुई 2015 में। ये क्वेश्चन भी आता है कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, तो भाई कोलकाता में किया गया था 2015 में ना। कई सारी स्कीम आई थी, अगर आपको याद हो तो वही इंपॉर्टेंट है। उनमें आई गेस 5-6 ऐसी जो कि कंटिन्यूसली पूछी जा रही हैं। अब दूसरी बात क्या है कि ये किसको रिप्लेस करके अटल पेंशन योजना आई थी, तो ये ना स्वावलंबन योजना, लंबन योजना ऐसी करके एक स्कीम थी। इसको रिप्लेस करके अपना क्या लॉन्च किया गया था, अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। अच्छा, एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका अटल पेंशन योजना है, इसको रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है ना, यानी कि इसको रेगुलेट कौन सी बॉडी करती है, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है आपकी PFRDA, ठीक है। कौन सी है? PFRDA, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, अपना मैंने बता दिया है, उसको अपने हिसाब से लिख लेना। तो ये होता है PFRDA। अच्छा, अब ये PFRDA बेसिकली क्या करता है? जो गवर्नमेंट का NPS है ना, जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसको रेगुलेट भी PFRDA ही करता है। तो बेसिकली अटल पेंशन योजना को कौन देख रहा है भाई? PFRDA, जो कि ऑफ कोर्स किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है इससे नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है
कि इसमें कौन से लोगों को कवर किया गया, यानी कि इनका मेन टारगेट क्या था। जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं ना, उनको ऐसा तो है नहीं कि भाई सैलरी मिल रही होगी, है ना। जैसे कि अपना आपने देखा होगा स्ट्रीट सेलर है, अनऑर्गेनाइज जो भी सेक्टर है उसमें किसी को पेंशन तो नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जब तक कमा रहे हैं तब तक खा रहे हैं। तो क्या किया गया, इन लोगों को कवर करने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च की गई कि भैया आप क्या करो, अब 20 साल तक, ठीक है, 20 ईयर्स मिनिमम आप क्या करो भाई, मंथली अपना जो भी पैसा है वो डिपॉजिट करते जाओ, कुछ एक हिस्सा, उसमें गवर्नमेंट अपना हिस्सा डाल के आपको पेंशन दे देगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई 18 से 40 साल के बीच में आप इसको ज्वाइन करो, और फिर अगले 20 साल तक आप इसमें मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे अपना या फिर आप 6 मंथली बेसिस पे भी इसमें पैसा डाल सकते हो। 20 साल तक डालना है, और फिर आपको 60 ईयर्स के बाद से क्या है, आपकी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो पेंशन किसी भी अमाउंट में हो सकती है, वरीइंग फ्रॉम 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000। ये याद रखिएगा, इसका मैक्सिमम कैप कितना है मंथ का, 5000 रुपीज़ तक ही ये आपको पेंशन मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने रुपए तक दे सकती है सरकार आपको इसमें मंथ की, कि भैया 5000 रुपये पर महीने की पेंशन आपको मिल रही है, आपने जो भी पैसा जमा किया था उसके हिसाब से। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, क्या आप मंथली जो भी कंट्रीब्यूट करोगे उसका अमाउंट कोई फिक्स्ड है? ऐसा नहीं है, आप कितना भी अमाउंट अपने हिसाब से इसमें जो है पे कर सकते हो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अब उनको जितनी भी फायदा होगी उसके हिसाब से वो अपना अमाउंट इसमें दे रहे होंगे, राइट। ये पूरी की पूरी बात होती है। अब हुआ क्या कि भाई जब 1 अक्टूबर 2022 आया, सरकार ने इसमें एक चेंज करा कि जो लोग भी टैक्स पेयर है ना, अब क्या हुआ, इसमें कई टैक्स पेयर्स थे, उन्होंने भी अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इनका क्या था कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास में प्रिविलेज नहीं है, या फिर जो लोग बिल्कुल ही नीचे स्तर से आते हैं, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, तो उनको फ़ायदा दिया जाए। लेकिन कई ऐसे टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन किया, उन्होंने भी फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो फिर सरकार ने क्या कहा 1 अक्टूबर से कि जो भी टैक्स पेयर्स है ना, वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। टैक्स पेयर का मतलब क्या हो गया भाई, आपकी इनकम ठीक ठाक होगी तभी आप जो है टैक्स पे करने लग रहे हो। तो ये कहानी है आपका नए वाले की। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि नया क्राइटेरिया आया है कि जो भी इनकम टैक्स पेयर है वो अब एलिजिबल नहीं होंगे 1 अक्टूबर के बाद से। अच्छा, जिन टैक्स पेयर ने 1 अक्टूबर के पहले से स्कीम को ज्वाइन कर रखा होगा उनके साथ क्या होगा, तो वो तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उनको तो जो है अब जो भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो अब कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अब नए वाले इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये वाला ऑप्शन देखो, ये क्या है आपका, ये बोल रहा है कि इनको मंथली पेंशन मिलेगी, लेकिन ये वाली चीज नए स्कीम में नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही सब्सक्राइबर कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई ऑन अ मंथली बेसिस ओनली, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, सिर्फ मंथली बेसिस पे नहीं है। आप इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देखो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, ठीक है। यानी 1 महीना, या 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इस हिसाब से आप जो है इसमें अपना पैसा डाल सकते हो, और आपको जो भी अपना फिर पेंशन मिलेगी उसके हिसाब से मिलेगी। ठीक, तो ये तो ऑप्शन ही गलत था। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये अपने को चेंजेस के हिसाब से बताना था, ये नहीं कि जो पहले से चला आ रहा हो उसके हिसाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4A ओनली, ठीक है। तो आई गेस अब इसमें तो डाउट नहीं आएगा। बाकी की जो भी स्कीम्स है वो हम किसी और दिन एक साथ कवर करेंगे, नहीं तो फिर इसी में पूरा टाइम चला जाएगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंस किसको बोलते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो यार, इकोनॉमिक्स का है ये ना बेसिकली जब हम बजट पढ़ते हैं तब ये अपना पिक्चर में आता है। ये ना मैं देखो आपको एक टॉपिक ही पढ़ा देता हूँ, बजट, ठीक है, फटाफट से इसको खत्म कर देता हूँ। यहाँ से ना बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ये तो एक आपका बस इन्होंने दिखा दिया कैपिटल एक्सपेंस। आगे आने वाले टाइम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कैपिटल रेवेन्यू का एग्जाम्पल बता दो, और फिर आपका कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल बता दो, रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल बता दो, रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल, फिर आपसे पूछ लेगा कैपिटल एक्सपेंस का एग्जाम्पल बता दो, फिर इसी तरीके से पूछेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है बजट डेफिसिट से कि भैया बजट डेफिसिट क्या होता है, फिर होता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिर आता है एक आपका फिस्कल डेफिसिट, आपने सुना होगा क्या होता है, फिर एक प्राइमरी डेफिसिट होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहां से क्वेश्चन सीधे के सीधे आ रहे हैं। आजकल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पेपर में टीसीएस जो कंडक्ट करा रही है ना, ये पूछा गया है, तो पढ़ लें ये वाली चीज़ें फटाफट से, ठीक है। चलो, अब देखो होता क्या है कि यार जब बजट बनाया जाता है
अच्छा ये बताओ सबसे पहले तो अपना जो बजट है वो कौन से आर्टिकल में है ना? बजट के बारे में हमें आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 112। और 112 में क्या ये लिखा है बजट है? तो बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसको बोला गया है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। यानी कि आपने जितना भी खर्चा कर दिया और आपको जितना रेवेन्यू मिला, उसका जो भी स्टेटमेंट है ना, उसको ही बजट, उसको वही आपका क्या है, बजट होता है। लेकिन बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब भैया सरकार को रेवेन्यू कैसे आएगा? ठीक है, जो भी सरकार अपना रिसीट करेगी, ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो भी पैसा ये रिसीव करेगी या फिर जो भी इसकी रिसीट होगी। अब रिसीट जो है वो दो तरीके की होती हैं, रिसीट इसको दो तरीके से मिलती हैं। एक तो होती है रेवेन्यू रिसीट, याद रखिएगा क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट, और एक होती है कैपिटल रिसीट। अब देखो भाई, जब हम रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब ये पैसा सरकार को मिल रहा है तो कोई भी सरकार के ऊपर लायबिलिटी नहीं आई। बात समझ रहे हो? लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जिम्मेदारी नहीं आ गई कि ऐसा। अब सपोज करो मैंने अगर लोन ले लिया, ठीक है, सरकार ने क्या किया, लोन लिया। जब भी सरकार लोन लेगी तो अब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई ना कि ये लोन कभी ना कभी वापस तो करना पड़ेगा और इसका इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा। तो जब भी बात आए लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी सरकार के ऊपर चढ़ गई, ये पैसा तो आया है लेकिन ये पैसा किसी ना किसी दिन वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तब वो क्या होता है, आपका कैपिटल रिसीट होता है। इसका एग्जाम्पल होता है बहुत बढ़िया लोन। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सरकार जो भी लोन लेती है या फिर जो भी बोरोइंग्स करती है, उधारी लेती है, वो किस टाइप का रिसीट है, तो ये होता है कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया हमने अपना सरकार को इनकम टैक्स दिया है, हमने अपनी सरकार को इनकम टैक्स दिया, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आया, टैक्स से आया। तो टैक्स से जो भी पैसा आया है ना, वो कैसा होता है, लायबिलिटी प्रूफ। लायबिलिटी नहीं है इसकी कोई, है ना, वो तो सरकार को लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं उसके बदले में। भाई इनकम टैक्स लिया है तो ये क्या जनरेट करता है, रेवेन्यू रिसीट जनरेट करता है। तो ये दो बातें समझ में आई। ये ना आपको सीधा वन लाइनर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है किसी रिसीट में तो वो किस तरीके की रिसीट है? भैया रेवेन्यू रिसीट है। अगर वो पूछ लेगा कि आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो किस तरीके की है, तो भाई कैपिटल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, लोन बोरोइंग हो गया, आपने जो भी टैक्स लिया, वेल्थ टैक्स लिया, जिस तरीके भी टैक्स सरकार को मिल रहे हैं, ये क्या होता है, अपना रेवेन्यू रिसीट होता है। अब एक और बात है रेवेन्यू रिसीट में कि कोई भी रिडक्शन ऑफ एसेट नहीं होता, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसेट सरकार के पास नहीं होता है। यानी कि जो भी सरकार की संपत्ति है ना, उसमें किसी तरीके का रिडक्शन नहीं हुआ। मैंने सरकार को टैक्स दे दिया, क्या सरकार की संपत्ति में कोई रिडक्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर सरकार क्या कर दे, डिस इन्वेस्टमेंट कर दे। अब मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बात करी थी एनआईएफ की, याद है? तो बताओ अब एनआईएफ में पैसा कहाँ से आता था? तो अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है? सपोज करो कोई पीएसयू है, ठीक है, पीएसयू ये सरकार ने बेच दी, इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा तो आ गया, लेकिन ये जो इसके एसेट में पीएसयू थी ना, एक कंपनी थी, ये चली गई। एसेट में क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। जब भी एसेट में रिडक्शन होगा तो आपके ऊपर क्या आ गई, कहीं ना कहीं लायबिलिटी तो चढ़ गई ना कि भैया मेरी एक कंपनी तो चली गई, पैसा तो भले आया, यानी कि रिसीट तो हुई है लेकिन एसेट में रिडक्शन हो गया। तब भी वो किस तरीके की है, कैपिटल रिसीट कहलाती है। अरे बोलो हाँ, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए कर पाओगे क्या? अगर मैं आपसे आज के दिन बोल दूं कि लेट से सरकार ने एलआईसी में से अपने कुछ जो शेयर हैं वो बेच दिए, ठीक है, सेलिंग ऑफ शेयर, ये सेलिंग ऑफ एलआईसी शेयर, तो अब बताओ ये किसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ से जो पैसा आ रहा है? तो भैया अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ये जो आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि आपका क्या चला गया, एसेट चला गया ना, जो एसेट आपका शेयर के रूप में था, यानी कि ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। याद रखोगे, आज के बाद कोई डाउट तो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया रिसीट का बात, ठीक है। सरकार के पास दो तरीकों से पैसा आता है, या तो लोन ले, बोरोइंग ले, या फिर अपनी कोई पीएसयू वगैरह में डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर क्या करे, जो भी टैक्स वगैरह आ रहे हैं सरकार के पास वहां से पैसा आ जाए, ठीक। ये बेसिक सी आपको दो बातें याद रखनी है। अच्छा अब ना क्या होता है इसमें, थोड़ा सा अगर हम एडवांस लेवल पे जाएं तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्या आप सिर्फ जो टैक्स से पैसा आ रहा है वही आपका रेवेन्यू रिसीट है? ना जी ना। एक तो टैक्स से जो पैसा आएगा वो तो रेवेन्यू रिसीट है ही, लेकिन कुछ होते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अब आप कहोगे सर ये कौन से हो गए? तो ये हो जाते हैं बच्चों, जैसे कि सपोज करो सरकार ने किसी देश को उधार दे दिया,
ठीक है, पैसा क्या दिया, लोन पे हमने दिया है। अगर हमने पैसा लोन पे दिया तो बच्चों इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि जो हमको ये डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये पैसा हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा, नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट तो आता जा रहा है। यानी कि ये भी क्या हो गई, रेवेन्यू रिसीट हो गई, इनकम ही हो रही है ना सरकार की। ठीक है, कोई सरकार ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखा है, उस पे सरकार को फायदा हो गया। तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी क्या है, आपका रेवेन्यू रिसीट ही तो है। फिर इसी तरीके से अगर आपको ये जो आप अपने फॉर्म भर रहे हो ना, आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, जॉब लेने के लिए, तो ये जो एग्जामिनेशन की फीस होती है ना, ये भी क्या होती है सरकार के लिए, रेवेन्यू रिसीट ही है। उसका कोई एसेट कम नहीं हो रहा, ना ही उसके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब आप कहोगे सर एग्जाम तो कराना पड़ेगा ना, वो तो फिर हम एक्सपेंडिचर में देखेंगे क्या कहानी है आगे, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ तक की सारी कहानी अपने माइंड में क्लियर रखनी है। ये हो गया अपना रिसीट का हिसाब किताब। अब आ जाओ भैया एक्सपेंडिचर पे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है यार, ये ना इसको याद ही रख लो कि जो भी हमको ग्रांट इन एड्स मिलती हैं, ठीक है, ये वर्ड दिख जाए ना, ग्रांट इन एड मिला अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट ही कहलाता है। ग्रांट इन एड याद रखिएगा, कैसी है, ग्रांट इन एड है, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। ठीक, अच्छा, अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर भी आपका क्या होता है, दो तरीके का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। चलो देखो इसमें क्या याद रखना है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, यानी कि खर्चा हो रहा है आपका रेवेन्यू में, तो जब भी आप बात करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इससे कोई भी सरकार का एसेट क्रिएट नहीं होगा। यानी कि सरकार के पास कोई भी संपत्ति क्रिएट नहीं हुई है, आपने पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन संपत्ति कुछ नहीं आई, है ना। और फिर दूसरा इसका एक फीचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कोई भी रिडक्शन इन लायबिलिटी नहीं होता है। रिडक्शन इन लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी कैसा, मैंने बोला कि आपने लोन लेके रखा है, तो लोन अगर आप लोन का पैसा वापस करोगे ना, तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज करो मैंने 5,000 का लोन लिया, अब भाई हम तो छोटे छोटे लोग हैं, तो पैसा ज़्यादा है नहीं, 5,000 का भी लोन लेना पड़ा, तो अब क्या होगा कि जब मैं इसमें से 4,000 रुपए वापस कर दूंगा, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर तो हुआ, लेकिन मैंने देखा मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो रही है इससे। बट जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो ना, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि आपका लायबिलिटी इसमें कम हो जाए, यानी कि आप लोन का पैसा जो भी वापस करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं गिना जाता है, याद रहेगा अब हमेशा, ठीक है। चलो फिर आप कहोगे सर अगर पैसा खर्च हो रहा है, एसेट आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, लायबिलिटी में आपका रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई पैसा जा कहाँ रहा है, तो भाई ये पैसा जा रहा है हमारा, देखो जो भी आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट के पेमेंट पे, इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने कोई लोन लिया उसके ऊपर भैया इंटरेस्ट भी तो दोगे। सपोज करो 5,000 रुपए थे और मुझे हर महीने 100 रुपए इसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये जो 100 रुपए मैं दे रहा हूँ, क्या ये जो मैंने पैसा लिया था, मेरी लायबिलिटी यहाँ पे 5,000 रुपए की है, तो क्या ये 5,000 में से कुछ रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मेरी लायबिलिटी तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रही है 100 रुपए देने से, यानी कि इंटरेस्ट पे करूंगा, मेरी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये किस में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तो ये कहो कि अभी इसका नंबर पड़ गया, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ठीक। अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये जो आप लोग काम कर रहे हो ना, आपको सरकार सैलरी दे रही है, तो इन सैलरी से भी कोई उसकी संपत्ति तो क्रिएट नहीं हो रही है ना, उसकी लायबिलिटी जा रही है, तो जो भी सैलरीज पे करती है सरकार और जो भी पेंशन्स होती है ना, पेंशन में सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, तो इन पेंशन देने से सरकार की कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा जाता है डिफेंस सर्विसेज पे। डिफेंस सर्विसेज जो होती है ना, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डिफेंस सर्विसेज में जो हम पैसा डाल रहे हैं, क्या उससे हमारा कोई एसेट बन रहा है, तो एसेट नहीं बनता है, ना ही इससे हमारी कोई लायबिलिटी कम होती है। तो ये किस तरीके का होता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आप जो भी डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करते जाओगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं ये। अच्छा, फिर हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। मैंने कहा तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर क्या बचा, अब मैंने कहा यार जब आप पैसा खर्च करो जिससे आपका क्या हो, क्रिएट हो एसेट, यानी कि एसेट का क्रिएशन हो जाए, या फिर आपकी लायबिलिटीज में रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो।
जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन, मैंने 5,000 रुपया उधार लिया था, 5,000 रुपया वापस कर दिया, रीपेमेंट कर दिया लोन का, तो ये मेरी लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा, यानी कि ये मेरा कैसा खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मेरी LIC सरकार, सपोज करो मैं ही सरकार हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी LIC कंपनी ने कुछ शेयर्स को खरीद लिया, शेयर खरीद लिए भैया, एसेट क्रिएट हो गया, संपत्ति आ गई है, एसेट क्रिएट हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, हाँ या ना। मैंने कोई मशीनरी खरीद ली, ठीक है, जो भी मशीनरी खरीदेगी सरकार किसी कंपनी के लिए, सपोज करो CIL के लिए कोई मशीनरी खरीद ली, तो क्या हुआ भैया, एसेट क्रिएट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा इसके पास, एक अपना जो है एसेट क्रिएट हो गया, राइट, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही है, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा यार मैंने क्या किया, मेरी सरकार ने जो है लोन दे दिया, लोन टू एनी, मतलब लोन किसी भी देश को दिया है, वट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर लोन दे दिया, तो अगर मैंने लोन दिया है तो मेरे पास ये क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी जो है डिक्रीज हुई ना एक तरीके से। देखो लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, या फिर आप इसे लायबिलिटी से मत समझो। देखो इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं ना, कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसको मैं बहुत ईजी करके बता रहा हूँ। ये समझ लो, मैंने आपको, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको कहा ये लो तुम मेरे से 5,000 रुपये उधार ले जाओ, तो मेरे लिए तो ये एसेट बन गया ना, संपत्ति तो बन गई कि अब ये जो अगला आदमी है मेरे को 5,000 रुपये वापस करेगा और साथ के साथ मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये भी जब आप किसी को लोन देते हो तो इकोनॉमिक्स के टर्म में वो क्या हो गया, मेरे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर ऐसा हो जिससे एसेट क्रिएट हो, लायबिलिटीज आपकी कम हो जाएं, तो वो क्या होता है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सपोज करो मैंने कोई बिल्डिंग बना दी, ठीक है, क्या हो गया, मैंने कोई बिल्डिंग बना दी, अब इस बिल्डिंग पे मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन अगर ये बिल्डिंग बनाई है तो एक संपत्ति भी तो बन के तैयार हो गई, ऐसा तो है नहीं पेंशन दे दी पैसा चला गया कुछ क्रिएट नहीं हुआ, भैया बिल्डिंग बनाई है तो मेरी संपत्ति है ना, तो ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अरे बात क्लियर हो गई ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक। चलो अब हमें बात करनी है यार बजट डेफिसिट की, तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से स्पेस लूंगा, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट। देखो बजट डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब क्या है, जब आपने देखा हमने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो आपका कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, वो ज़्यादा पड़ जाए आपके जो भी आपको रिसीट हुआ है यानी कि आपके रेवेन्यू से, तो आपको क्या हो गया भैया, डेफिसिट हो गया, घाटा निकल के आ गया, यही बात होती है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें बजट डेफिसिट में तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट होता है आपका। दूसरा होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दुनिया जहान के क्वेश्चन आते हैं। फिर तीसरा एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, रो दोगे इसको भी, अब देख ही लेना। चलो अब जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बात होती है सिर्फ रेवेन्यू वाली सॉरी, तो क्या बात कर रहे थे अपन, रेवेन्यू डेफिसिट है ना। तो ये क्या हो गया, एक सेकंड दो मेरे को जरा, ये हैंग क्यों हो रहा है, हैंग हो ही रहा है, एक सेकंड। तो देखो जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं ना, तो सीधा सीधा सा है कि आपको जो भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, अब देखो डेफिसिट का मतलब क्या है, पहले बात तो आपको ये पता चल गई, एक्सपेंडिचर इसमें हमेशा ज़्यादा ही रहेगा रेवेन्यू से। तो जब डेफिसिट बोल दिया तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक्सपेंडिचर को ऊपर लेके चलो और जो भी आपको रेवेन्यू हुआ है या फिर आपको रिसीट हुआ है उसको नीचे लेकर के चलो, ठीक। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलेगा आपको, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कर दिया उससे माइनस कर दो अपना जो भी आपको रेवेन्यू रिसीट मिला है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट जो भी मिला है इसको माइनस कर दो और आपको सीधा का सीधा जो है रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ जाएगा। और ये हर बजट में आपको बताया जाता है। तो बताइए कि इस बार के बजट में कितना रेवेन्यू डेफिसिट रहा परसेंटेज में, बताओ ये कमेंट करके, ढूंढो खुद से, अगर नहीं ढूंढा है तो बजट आपको पढ़ना चाहिए था। अच्छा अब क्या है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ध्यान से सुनो। अब जब भी हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं ना, तो ये बोलता है कि जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो क्या, इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया,
प्लस में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक। यानी कि दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर, सैलरी में, पेंशन में, डिफेंस में, जितना भी रेवेन्यू बजट हुआ, सॉरी जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल दो। यानी कि मेरे को क्या मिल गया, टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया। अब इससे मैं माइनस कर दूंगा क्या, जो भी मेरे को रिकवरी हुई है, यानी कि जो भी मेरा रेवेन्यू रिसीट हुआ, ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट हुआ मेरा, प्लस कर दो इसके साथ क्या। तो अब एक बात ध्यान देना, मैंने क्या बोला, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ठीक है, कैपिटल रिसीट। क्या करना है आपको, जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया उससे माइनस करना है पूरा का पूरा रेवेन्यू रिसीट। और ये अब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है, चलो भैया मैंने कैपिटल रिसीट में आपको क्या समझाया था, कैपिटल रिसीट में मैंने आपको समझाया, कहाँ चला गया वैसे, कैपिटल रिसीट और ऊपर है कैपिटल रिसीट में मैंने आपको क्या बोला कि आप यहाँ पे जो भी लोन लोगे ना, जो भी बोरोइंग्स लोगे, वो भी आपकी क्या होती हैं, इसमें कैपिटल रिसीट में इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, ये बोलता है कि यार तुम जो लोन ले रहे हो ना और जो बोरोइंग ले रहे हो उसको तो हटा दो, वो तो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी का जो भी पैसा तुमको आ रहा है ना, कि जो भी तुमने यहाँ पे एसेट तुमने अपना जो भी कंपनी बेच के तुमको पैसा मिल गया, या फिर तुमने अपना एसेट डिक्रीज कर दिया उससे पैसा मिल गया, ठीक है, जो भी बाकी का पैसा आ रहा है उसको मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन तुमने ये जो लोन लेके या फिर अपनी उधारी खाता में जो पैसा लिया है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तब आप इसको माइनस करो मिला के, तो हमको मिलता है फिस्कल डेफिसिट। अरे बात समझ आई यहाँ तक, नहीं आई तो फिर इसको इस तरीके से देखो, इसका एक और फॉर्मूला बनता है क्या, कि आपका देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इससे आपको माइनस कर देना है क्या, ये तो एक साथ प्लस में हो गए, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट हो गया, प्लस में आपका जो भी आपको कैपिटल रिसीट मिला है, और यहाँ से भी माइनस कर दो आपने जो भी लोन लिया है या फिर डेट ली है। अरे अब बात समझ आई क्या। तो ये ना अलग अलग तरीके से आपको फॉर्मूला दिखता है इसका, कि बताओ फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मेन बात अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ उससे माइनस कर दूंगा रेवेन्यू रिसीट, और जो भी अपन ने लोन वगैरह लिया है वो माइनस कर देना, और कैपिटल रिसीट बाकी का इसमें इंक्लूड कर लो। अरे बात समझ आई, हाँ या ना। कोई डाउट होता है ना इसमें तो फटाफट नीचे पूछना, ठीक है, ये दिमाग में बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो बस यही चीज है इसमें। और एक इसका फॉर्मूला फिर इस तरीके से ही बन जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को अगर हम बजट के टर्म्स में देखें, एक ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रेड कलर में लिखा है आपका सेकंड फॉर्मूला, ये लिखा है फर्स्ट फॉर्मूला, एक ब्लैक कलर से थर्ड फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। नीचे आते हैं, देखो मैंने बोला कि जो फिस्कल डेफिसिट है, एफडी का मतलब क्या है भाई, ये ना अपने नोट्स खुद बनाना यार, ये सब स्क्रीनशॉट लोगे पीडीएफ से कुछ नहीं होना जाना। अच्छा जी, अब बात करी है मैंने फिस्कल डेफिसिट। अब मैंने क्या किया, ये बेसिकली आपका है क्या, तो जितना भी आपके बजट में एक्सपेंडिचर हुआ, इसको, ये जो आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसको मिला के या तो आप टोटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, या फिर इसको ना बजट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। तो जो भी आपका बजट एक्सपेंडिचर हुआ उससे आप माइनस कर दो बजट रिसीट को। अब बजट अगर एक्सपेंडिचर में दोनों इंक्लूडेड थे, तो बजट रिसीट में भी आपका जो भी रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है दोनों इंक्लूड होंगे। तो बजट रिसीट, और अब आपको पता है इसमें से मुझे क्या बोरोइंग्स जो भी हैं वो हटा देनी है, तो बजट रिसीट अदर देन बोरोइंग्स, यानी कि आपने जो भी उधारी खाता लिया है ना अपना, वो इसमें से हटा दो, ठीक है। अरे बात समझ आ गई क्या। अच्छा जी, अब इसी में एक टर्म आता है आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। देखो अब ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट में हमने जो भी बोरोइंग्स ली थी ना वो हमने हटा दी। तो अब ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली आपने जितनी भी बोरोइंग्स ली हुई हैं अपना, ठीक है, जितनी भी बोरोइंग ली हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं। और जो भी कोई भी अगर कंट्री होती है ना, या फिर हम अगर इंडिया की बात करें, तो मेजर बोरोइंग कहाँ से आती है, तो हम एक तो बोरोइंग्स लेते हैं आरबीआई से, ठीक है, और फिर दूसरा आपने कहीं विदेश से आपके पास बोरोइंग आ गई, तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, किसी कंट्री से हमने ले लिया है ना, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बोल दिया। फिर प्लस में आपका आता है नेट बोरोइंग्स एट होम।
नेट बोरोइंग्स एट होम का मतलब होता है आपने कंट्री के अंदर ही कुछ कुछ अगर बोरोइंग्स ली हुई हैं। क्या होता है ना कि कोई पीएसयू ने किसी और कंपनी से अपना बोरोइंग ली हुई है, तो इनको सबको बोल देते हैं नेट बोरोइंग्स, यानी कि कुल मिला के आपके पास टोटल कितनी बोरोइंग्स बन रही हैं। आरबीआई से भी आपको पता होगा, सरकार को अगर बोरोइंग करनी होती है तो वो आरबीआई से करता है। हाँ, फिर बोरोइंग आपने अब्रॉड से कर ली और जितनी भी होम में बन रही है इन सारे को आप मिला दोगे, सारे के सारे बोरोइंग्स को, यानी कि पूरे उधारी खाता को मिला दो, तो फिर हमारे पास आ जाता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है तो ठीक है। तो यार अब आते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट पे, जो कि आपका लास्ट टाइप का डेफिसिट होता है। अरे यार ये तो पूरा का पूरा स्पेस चला जाता है एक क्वेश्चन में, अगली बार से और स्पेस लेके आया करूंगा। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा आपको पता है मैं ये जो स्पेस की प्रॉब्लम होती है मुझे क्यों होती है हमेशा, मैं ना पहले से ये सोच के नहीं आता कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बस मैं क्वेश्चंस पिक करता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे को कराना है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये जो भी कंटेंट आता है ना आपके सामने वो टू द पॉइंट आता है, जब मुझे लगता है कि हाँ यार ये तो एटलीस्ट करा देना है, तो वो सीधा उसी टाइम पे बनता है। इसलिए मुझे आइडिया नहीं रहता पहले से मैं कितना स्पेस लेके जाऊँ। ये देखो एक एक पेज लेके आता हूँ मैं तो कि यार इतना इतना बेसिक सा बनेगा, लेकिन कोई कोई कंटेंट क्या होता है वो सीधा चले ही जा रहा है। अब इसमें मैंने आपको बजट ही पूरा करा दिया तो कहानी चलती जा रही है, क्या ही करेंगे, है ना। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अब इसको ना इसका सीधा ऐसे लिख लो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट में और इंटरेस्ट पेमेंट में जो भी आपका डिफरेंस, अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था ना क्या करता है सरकार ने, अगर यहाँ पे कोई लोन ले लिया, बोरोइंग ले ली, तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो करेगा। अच्छा चलो कमेंट करके ये बताओ इंटरेस्ट पेमेंट जो भी होती है वो किस में इंक्लूड होता है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बेसिकली क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट बोलता है कि आपने फिस्कल डेफिसिट जो भी अपना निकाला है ना उससे इंटरेस्ट पेमेंट और माइनस कर दो, तो मेरे को जो प्राइमरी वाला डेफिसिट था वो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इंटरेस्ट पेमेंट को फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंक्लूड करके रखा है, तो हमने कहा यार ये इंटरेस्ट पेमेंट को और थोड़ा सा निकाल दो तो हमारे को प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं एक साल के एक्सपेंडिचर में और गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं एक साल के एक्सपेंडिचर में, उन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस निकल के आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन ये फिर डिटेल वाली चीज़ नहीं आती है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भैया फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करोगे क्या मिलेगा, प्राइमरी डेफिसिट, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके, ठीक। जो डिटेल में जाना था, समझने वाली चीज़ थी, वो मैंने आपको खूब समझाई है यहाँ पे। कोई डाउट है तो पूछो, बाकी इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको जो भी इसमें डाउट वगैरह था उसमें क्लैरिटी आ गई होगी, और कुछ अगर इसके अलावा चीज़ें होती हैं, डाउट होता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो बस यार सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा देखो जो आपके व्यूज़ आते हैं ना वो इतने मतलब अगर मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ ना कि ये हो गया वो हो गया फलाना कंट्रोवर्सी, आपने देखा होगा मैं ऐसी कोई वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बिकॉज टाइम वैसे भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी टाइम है आपको उसका कंटेंट दे दिया जाए, लेकिन जब ऐसे वीडियोस बनाता हूँ पढ़ाने वाली तो उससे क्या होता है ना कि कई बच्चे उसको देखना प्रेफर नहीं करते, तो उससे जो यूट्यूब के एल्गोरिदम है ना वो पूरे हिल जाते हैं, और मैं बनाता हूँ सिर्फ ऐसे ही वीडियोस, कंटिन्यूसली हिले चले जा रहे हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं रहेगा तो गिरते पड़ते वही कुछ करना पड़ेगा, है ना, कि ऐसे वैसे ही बनाते रहो बस। फिर दुनिया क्या होता है ना, अभी आपने ऐसी 500-600 वीडियो देखी रखी होंगी स्ट्रेटजी की कि चलो ये स्ट्रेटजी फलाना स्ट्रेटजी ढिमाका स्ट्रेटजी। मैंने एक 6 महीने पहले एक स्ट्रेटजी बनाई थी जीके की, और वो करीबन 75 मिनट के आसपास होगी। और अगर आप वो स्ट्रेटजी कर लोगे ना तो आपका 2022 का प्री भी क्लियर हो गया होगा, मेंस भी क्लियर हो गया होगा, अगली बार का 2023 वाला भी क्लियर हो जाएगा। जो भी टॉपिक्स उसमें बता रखे हैं मैंने, बट ठीक है, अब आपको वही अच्छा लगता है कि चलो 7-7 6-6 मिनट में जोश दिला दिया जाए थोड़ा सा, आपको लगेगा अरे हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सच से दूर ले जाके झूठ दिखाया जाए। बट ये चीज़ें मुझसे होती नहीं है यार, कि आपको ना जो रियलिटी है वही बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहलाने के लिए कि चलो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ दिखा दूंगा, दूसरी पिक्चर दिखा दूंगा, तो ये मेरे से होगा नहीं। जो बच्चे पहले से ज्वाइंट है उनको पता होगा। तो खैर यार फिलहाल तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।